सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। डिस्कशन आपके साथ करने जा रहा हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग एक यूनिट जो हमारी होती है जिसमें एसएचएम को हम पढ़ते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन को। बेसिकली ये ऑसिलेशंस एंड वेव नाम की जो आपकी यूनिट होती है, क्लास 11th की लास्ट यूनिट होती है, वहाँ से ये चैप्टर लिया जाता है। काफ़ी क्वेश्चंस इसके बनते हैं प्रीवियस ईयर में, पास्ट 36 ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चन इसमें से बने हुए हैं वो मैं इसको यहाँ पर कराऊंगा। लेकिन हर बार की तरह मैंने, क्योंकि और भी आप देख रहे होंगे सारे के सारे हम चैप्टर्स को कवर करते हुए चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हर एक चैप्टर की जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो आप कवर कर लें। इसी के जरिए मैं एक काम और कर रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्ट हमारा है उसको भी एक बार रिवाइज करता हुआ चल रहा हूँ साथ साथ पे। सिर्फ इतना नहीं कर रहा है कि क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरी कोशिश है कि दो काम एक साथ हो जाए, रिवीजन भी हो जाए और बचे हुए टाइम में आपके क्वेश्चंस भी हाथों हाथ कवर हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ है। वन शॉट्स ऑलरेडी बने रहते हैं, आप लोगों ने वो देखने चाहिए। लेकिन बाई चांस नहीं देखे, पहली बार फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा हो, तो भी मेरे ख्याल से आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। इसलिए समझ में आएंगी क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट को आराम से समझाऊंगा, जल्दीबाजी भागने की मुझे बिल्कुल नहीं हो रही। अगर हम किसी एक चैप्टर को खत्म करने में 3-4-5 घंटे का टाइम लगा ले रहे हैं और चैप्टर का सब कुछ प्रीवियस के साथ कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ खत्म हो जा रहा है, मैं समझता हूँ ये बड़ी डील नहीं है। इसीलिए टाइम तो एक फैक्टर रहेगा ही नहीं, ये पहले से मान के चलो। अगर आप सोच रहे हो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, यहाँ से तो 2 घंटे लग रहे हैं, कहीं और से हमारा 15-20 मिनट लग रहा है, आप वहीं स्विच करो जहाँ आपको टाइम सही लग रहा है, अगर ऐसा लग रहा है आपको। क्योंकि मायने टाइम नहीं रखेगा, मायने रखेगा अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जब भी आएगा, आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो, वो बता के नहीं आएगा कि कैसा हूँगा मैं। लेकिन जो मैं यहाँ पर चीज़ें बता रहा हूँ आपको, उन चीज़ों में मैं इर्द गिर्द की सारी पॉसिबिलिटी को डिस्कस कर देता हूँ। उससे क्या होता है कि क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, आपकी एक बहुत अच्छी ब्रॉड थिंकिंग रहती है। फिजिक्स पढ़ते समय मैथ्स का इंपॉर्टेंट रोल है, इससे हम कभी भी इस बात से हम मना नहीं कर सकते। मैं मैथमेटिक्स का भी एक टीचर हूँ, इसीलिए मैं दोनों चीज़ों को, मुझे पता है कहाँ पे क्या चीज़ें कैसी रहती हैं। अगर आपके पास अभी टाइम है आगे भी प्रिपरेशन के लिए, तो आप जरूर फॉलो करना लेक्चर्स को, क्योंकि मैंने मैथमेटिक्स के बेसिक्स वगैरह ऑलरेडी सारी चीज़ें स्ट्रक्चर से करा रखी है। अभी फिलहाल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का लेक्चर। ठीक है, तो शुरुआत का टाइम 15-20-25 मिनट हो सकता है, 30 मिनट भी लग जाए, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे मैं दूंगा। और उसके बाद हम डायरेक्टली स्विच कर रहे हैं सीधे क्वेश्चन को। लगभग 70-80 क्वेश्चन इसके हैं एसएचएम के, देखते हैं हम कितने क्या क्या कर पाते हैं। स्टार्ट करें, चलिए ठीक है। बहुत बेसिक से एक बात मुझे बता देना, आज मैंने एस्पेक्ट रेशियो बदला है। मैं स्क्रीन में आपको हाफ स्क्रीन को लगभग कवर करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, पहले लगभग छोटा रहता था। एक बार बता देना कि ये चीज़ सही है कि पहले की तरह ठीक है कि छुटका सा नीचे पे बैठा रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम पढ़ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को, यही मेन है इस चैप्टर में। अगर एसएचएम समझ में आता है तो वेव्स को आप अच्छे से समझ सकते हो, जो अगला चैप्टर होता है। इसलिए ध्यान से समझो, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ एक एक चीज़। देखो माय डियर, होता क्या है, हमने जनरल डे टू डे ऑब्जर्वेशन में क्या देखा, मैं कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, चीजें आपको आता भी है तो रिवाइज करो, लेकिन सारी काम की चीजें यहां पर हो जाएंगी। देखो, एक पेंडुलम है, इस तरह का एक पेंडुलम है, एक सोचो एक स्ट्रिंग से एक इस तरह का एक बॉब हमने लटका रखा है। मैं कुछ नहीं कर रहा, इसको मैंने उठाया और यहां से यहां तक मैं इसको ले गया, यानी इसको मैं उस पोजीशन से उठाकर ले गया हूं। डॉटेड वाली पोजीशन इसका पास्ट थी, अभी प्रेजेंट में ये यहां पर है, जो बोल्ड तरीके से दिखा रखा है मैंने स्टार्टिंग में। ठीक है, मान लेते हैं मैं इसको यहां से लेके यहां तक ले गया और अब मैंने छोड़ दिया इसे। जैसे ही मैं छोड़ता हूं ये रिटर्न बैक करता है, ना केवल रिटर्न बैक करता है अपनी मीन पोजीशन पे, बल्कि उसे ओवरशूट करके आगे चला जाता है। यानी यहां से जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आएगा, और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आने पर ये हमारा जनरल ऑब्जर्वेशन है, ये ना केवल यहां पर पहुंचता है वापस, बल्कि उस पोजीशन को भी ओवरशूट कर जाता है। और फिजिक्स हमें ये बताती है और प्रैक्टिकल लाइफ हमें बताती है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है वो दूसरी तरफ, मीन पोजीशन के दूसरी तरफ उतना ही दूर हो जाता है जितना वो पहले था। यानी यहां से जितना ये यहां पर था स्ट्रेस्ड, उतना ही मीन पोजीशन से ओवरशूट करके उतनी ही और दूरी ट्रेवल करता है, जितनी दूरी इसकी पीछे थी उतनी ही और आगे चला जाता है मीन पोजीशन से। इस पर्टिकुलर चीज को हम कहते हैं मीन पोजीशन। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस हो जाएगा यहां पर, इसलिए बहुत आराम से पेशेंटली सुनो बात को, तबीयत के साथ सुनो, मजा आएगा। अगर मूड नहीं है अभी रहने दो प्लीज, क्योंकि बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चंस तो हो जाएंगे, वो होंगे ही, मैं ला रखा हूं, लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी इधर देखो, मान लेते हैं ये किसी पोजीशन ए से किसी पोजीशन ए डैश पर पहुंच गया, तो आप देख रहे हो, मान लेते हैं इस पोजीशन को पोजीशन ओ कह लेते हैं। तो ये जो ए और ए डैश है, इन्हें एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं। जो ये पॉइंट ओ है, ये मीन पोजीशन है, और वो एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम मतलब बिल्कुल एकदम अंत की पोजीशन है, मतलब बिल्कुल एकदम किनारों की पोजीशन है, ये मतलब है। यानी कि बिल्कुल एक्सट्रीम समझ गए होंगे यार, अब अति होता है इसका मतलब। ठीक है, अब यहाँ पे इससे लिंक था। अब हम पढ़ रहे हैं एक एक करके चीजों को, समझ रहे हैं क्या क्या होता होगा। इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ मोशन को हम कहते हैं एसएचएम। कब? जब ये यहां से जाता है नीचे ऊपर। ये नॉर्मली जो हमारी एक वॉच रहती है, अगर आपने देखी हो पेंडुलम वॉच, तो उसमें जो चीज होती है वो एक पेंडुलम का, वो पेंडुलम एक एसएचएम का एग्जांपल है। सिंपल हार्मोनिक मोशन अभी भी समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने अभी खोला नहीं पत्ते अपने पूरी तरीके से, अब खोलता हूं, रुक जाओ। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, प्लीज, हो सके तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ये एक सरफेस है, और इस सरफेस में मैंने इस तरीके से एक, हमारे पास एक स्प्रिंग है, कनेक्टेड है किसी बॉक्स के साथ, किसी ब्लॉक के साथ। ब्लॉक का मास लेट से m मान लेते हैं,
कोई डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है, मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ चीज़ों को, बहुत आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रही। देखो इधर, मान लेते हैं मैंने एक काम किया, इस बॉक्स को स्प्रिंग को पुश किया, यानी बॉक्स को बॉक्स को अंदर की तरफ धक्का मारा। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस पे इस डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स मेरे द्वारा लगाया गया। आप मुझे बता सकते हैं क्या होगा? सर हम बिल्कुल बता सकते हैं कि अब जब आपने इस पे फोर्स लगाया तो ये स्प्रिंग अंदर को दब जाएगी, यानी कि स्प्रिंग ऐसे दब जाएगी और ये मास कहीं पे यहां तक पहुंच जाएगा, क्योंकि आपने उसको धक्का मार के अंदर डाला है। तो कहने का मतलब है अगर ये उसकी मीन पोजीशन थी, अगर मैं सपोज करता हूं, तो अब वो यहां कहीं पहुंच गया। कहने का मतलब है मैं इतना मात्र कहना चाह रहा हूं कि उसने यहां से लेके यहां तक के बीच में कोई एक डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर आ गया है। उस डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक्स से रिप्रेजेंट कर लूं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए डायरेक्शन भी इसके पास होगा। तो अब मेरे पास दो चीजें हैं, एक फोर्स लगा, उसके रिस्पेक्ट में मुझे डिस्प्लेसमेंट मिला। अब एक जनरल ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, आप सोचो अगर आपने ब्लॉक को अंदर को धक्का मारा स्प्रिंग से और हाथ छोड़ दिया अपना वापस, तो क्या होगा? सर ब्लॉक वापस रिटर्न बैक होगा। कैसा ही होगा? क्योंकि स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है, रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग के अंदर जनरेट हो जाता है। ये वैसा ही कुछ है जैसे रबर बैंड के साथ आप करते हो, रबर बैंड को उसकी मीन पोजीशन से खींचते हो, छोड़ते हो तो वापस मीन पोजीशन की तरफ चला जाता है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी खासतौर से इलास्टिक ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, जब उन पे कोई उन पे कोई एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाता है तो अपनी पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करते हैं, और इस रीगेन करने के प्रोसेस में उनके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाता है। मतलब क्या सर? मतलब मैं बता रहा हूं, इधर देखो। मतलब ये कि जैसे ही आपने इसके अंदर एक फोर्स मार के ब्लॉक को आगे कर रहे हो, उसी दौरान उस ब्लॉक में एक इंटरनल फोर्स उस स्प्रिंग के द्वारा लगने लग गया, रीस्टोरिंग फोर्स इसे कहना चाहिए। और रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा किए गए डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं सर, बॉडी कहां को जा रही है? बॉडी सर इस डायरेक्शन में जा रही है, एक्स डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसके अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यानी इस ब्लॉक पर एक इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जिसको मैं एफ आर कहूंगा, रीस्टोरिंग फोर्स। बस समझने वाली बात मात्र इतनी सी है कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर इधर है तो रीस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसी को सर हुक ने एक नाम दिया था, उन्होंने कहा था ये रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है इसके। अभी सही नहीं है सिंबल, अब सही है जब वेक्टर लगाऊंगा। ये कहता है वो किए गए डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट, मतलब क्या? मतलब जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करोगे रीस्टोरिंग फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। क्या आप नहीं मानते कि धनुष से तीर चलाते समय आप जितना ज्यादा धनुष के प्रत्यंचा खींचोगे, अपनी ज्यादा उसको रस्सी को खींचोगे, उतनी तेज तीर जाने के चांसेस है? ऐसा ही होता है सर, ऐसा ही होता है। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब यह है कि उन्होंने कहा है हुक ने, विद इन द कंडीशन ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये नहीं कि श्री राम की तरह आपने प्रत्यंचा चढ़ाई धनुष तोड़ दिया, वो वाला नहीं कह रहा, इतना वाला कि आपने विद इन दी कंडीशन ऑफ इलास्टिसिटी जितना आप डिस्प्लेस करोगे उसकी मीन पोजीशन से, उतना ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। और रीस्टोरिंग फोर्स ही धनुष के केस में तीर को आगे भेजता है। तो यहां के केस में रीस्टोरिंग फोर्स जितना, यानी सिंपल ब्लॉक को आप जितना अंदर तक पुश करोगे, अब अगर छोड़ते हो तो उतनी दूर तक जाएगा। ये बहुत जनरल ऑब्जर्वेशन है, ये सर हुक ने भी ऐसा ही कहा था। तो ये निगेटिव का मतलब समझ में आ रहा होगा सर। अगर मैं वेक्टर का सिंबल ना लगाऊं तो नेगेटिव का कोई फर्क नहीं रह जाएगा फिर, लेकिन वेक्टर बता रहा हूं तो अब नेगेटिव का बड़ा फर्क है, क्योंकि इसका मतलब है एफ आर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ के एक्स। ये के कोई एक कांस्टेंट है, लेट्स से स्प्रिंग कांस्टेंट कह लो फिलहाल के लिए, लेकिन एक कांस्टेंट है कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी का। कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ऑपोजिट रिलेशन है। आप आराम से देख लो, दिख रहा होगा रीस्टोरिंग फोर्स वापस जा रहा है डिस्प्लेसमेंट के। इस फोर्स से इसको कंपेयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तभी मैंने अलग से दिखा दिया आपको, एक एफ एक्सटर्नल अलग चीज है। अच्छा, तो सर होता क्या है नेक्स्ट स्टेप में? क्या होगा जब आपने उसे धक्का मारा, अब उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ माय डियर। जैसे ही रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ, ये उसकी मीन पोजीशन थी, ये उसकी मीन पोजीशन थी, यहां तक आपने उसे एक्सटेंड किया था। अगर आप समझ पा रहे होंगे, इस पोजीशन को मैं ए डैश कह लूं अगर, तो आप जानते हैं क्या होगा, जैसे ही आप अपना एक्सटर्नल फोर्स यहां से हटाते हो, तुरंत ये रिस्टोरिंग फोर्स एक्शन में आता है, और एक्शन में आके न केवल अपनी मीन पोजीशन बल्कि मीन पोजीशन से आगे यहां कहीं पहुंच जाता है, और स्प्रिंग यहां से बिल्कुल आपकी एकदम स्ट्रेच हो जाती है, और यहां तक ये ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है। फोर्स किसके कारण? रीस्टोरिंग फोर्स के कारण, जो इस डायरेक्शन में पड़ रहा है। ये जो गया कोई तुक्का नहीं है, ये कोई तुक्के में नहीं गया, ये उतना ही जाएगा जितना डिस्टेंस ये मीन पोजीशन से पहले आगे था, उतना ही पीछे जाएगा। मतलब अगर यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस मैंने उस समय x बोला था ऊपर पे, तो ये यहां से मीन पोजीशन को ओवरशूट करता हुआ x डिस्टेंस और आगे चला जाएगा। शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो बस माय डियर यही बात है, और इस तरीके से अब ये यहां पहुंचेगा। फिर आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? अब जब ये वहां पहुंचेगा तो फिर से इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है। क्यों सर? क्योंकि ये अपनी मीन पोजीशन से हटा हुआ है। मीन पोजीशन से हटा हुआ है कहने का मतलब ये है, इस बार डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये था मीन पोजीशन से, तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर को लगेगा। शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। बहुत बेसिक यार, यही इंपॉर्टेंट चीज है।
जिन्होंने पहले चैप्टर्स पढ़ लिए एक बारी के लिए उन्हें बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन पूरा चैप्टर ही आसान है, बस यही चीजें होती हैं। इसलिए ध्यान से समझो बातों को, टाइम लगेगा, लगने देंगे। तो कुल मिलाकर के अपने समझ में आया कि ये पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो कुल मिलाकर अगर हमने उसे धक्का देके यहाँ पहुंचाया, जैसे वो यहाँ पहुंचता है और हमने अपना हाथ छोड़ दिया, वो आता है मीन पोजीशन पर और मीन पोजीशन को ओवरशूट करके जाता है वापस इधर, फिर वो आएगा इधर, फिर हो जाएगा इधर, फिर वो आएगा मीन पोजीशन पे, फिर हो जाएगा राइट में, फिर मीन पोजीशन पे लेफ्ट में। और हर बार मीन पोजीशन से आगे जाने का कारण उसके पास क्या है, आप समझ पा रहे होंगे क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। सबसे पहला काम आपने जरूर किया कि इसे यहां से धक्का मार के आगे पहुंचा दिया, लेकिन इसके बाद अब हाथ छोड़ दो, अब आप कुछ नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि मोशन के इनर्शिया के कारण ये अपनी इस पोजीशन को ओवरशूट कर रहा है। जैसे भागते भागते अगर कोई आपको कहे रुक जाओ, तो क्या आप एकदम रुक जाओगे? नहीं रुक पाओगे एकदम, मोशन का इनर्शिया काम करता है। आप थोड़ा सा आगे जाके अपनी स्पीड कम कर करके रुकोगे, बस वैसा ही काम यहां पर होता है। यहां पर ये रुकना चाहता था लेकिन रुक नहीं पाता, मोशन के इनर्शिया के कारण ये आगे बढ़ जाता है और ये रुकता है इस पॉइंट पर आकर, लेकिन तब तक रिस्टोरिंग फोर्स एक्शन में आ चुका होता है और वो उसको पीछे की तरफ खींचना चालू करता है और ये सिलसिला चलता रहता है। इसी को कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। कभी कभी बच्चे समझ नहीं पाते, ऐसे कहते हैं ना हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम प्रणव पांडे। टू और फ्रॉम यानी टू मतलब आप, टू मतलब से और फ्रॉम मतलब के द्वारा, वैसे ही वाली बात है। ये मीन पोजीशन से जा रहा है, मीन पोजीशन की ओर आ रहा है, मीन पोजीशन से जा रहा है, मीन पोजीशन की ओर जा रहा है, बस इसी से टू एंड फ्रो टाइप का मोशन कहते हैं। आई थिंक आप थोड़ा बहुत समझे होंगे, ज्यादा नहीं समझना, चल ज्यादा नहीं समझना। ये था माय डियर, इस तरह के मोशन को हम कह रहे हैं एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, पीरियोडिक मोशन वगैरह मेरे जो काम का है मैं वो डिस्कस कर रहा हूं अभी और आराम से कर रहा हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है। अब सुनो प्लीज, यहाँ पे ये बात अगर मैंने आपको समझा दी तो फिर पूरा चैप्टर खत्म हो गया मेरे ख्याल से। देखो, इस पे बेस्ड क्वेश्चन नीट में पूछा गया क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। मेरा फोकस फिजिक्स पढ़ाते समय हमेशा रहता है, ध्यान रखना। मैं फॉर्मूले क्योंकि यार अक्सर क्या होता है ना, यहाँ फिजिक्स में ऑब्वियसली बच्चे वही नहीं कि मैथ्स नहीं होती है 90% 95%, तो कई बार ऐसा सजेस्ट किया जाता है आपको ये चीज याद कर लो, लेकिन माय डियर रिजल्ट नहीं आएगा याद करने में, कभी भी नहीं आएगा। जो टॉपर बच्चा 180 में से 180 ला रहा है वो ऐसे ही नहीं ला रहा है याद करके चीजें, उसको पूरी अंडरस्टैंडिंग पता है। जब पूरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना तब चीजें याद करोगे तो चलेगा, अपना टाइम सेव करने के लिए। लेकिन पहले दिन से ही आप याद करने के लिए चलोगे, भूल जाओ, फिर टाइम लगाओ अंडरस्टैंडिंग में, जो कि बहुत ईजी है। देखो इधर, अब देखो इसी अंडरस्टैंडिंग में बेस्ड नीट पे क्वेश्चन पूछा गया था, अभी आगे दिखाऊंगा आपको। फिलहाल ज्यादा टेंशन नहीं है, इधर देखो सिंपल सी बात, ये एक सर्किल है, सर्कुलर मोशन जानते हो सर? कोई पार्टिकल अगर सर्कल में मोशन करने लग जाता है उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। कहना क्या चाहते हो सर आप? सर मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर कोई एक पार्टिकल पॉइंट पी पे है, लेट से यहाँ पर है, मान लेते हैं पॉइंट पी पे, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। पॉइंट पी पे सर यहाँ पर था वो, ये पार्टिकल यहां से कुछ मूव करता हुआ किसी सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा है, इसलिए सर्कल में मूव करता हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया और इस पॉइंट क्यू पर फिलहाल पहुंच गया। जब हमने इसे ऑब्जर्व किया, हमने पॉज कर रखा, हमने कहा रुके रहो, भी हम आप पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। क्या ऑब्जर्वेशन करोगे सर? सर ऑब्जर्वेशन यह कि यहां कहीं पहुंच गया, पहले ये यहां कहीं था पॉइंट पी पर, कोई एंगल इसने सबटेंड किया होगा, मान लेते हैं थीटा। सर्कुलर मोशन है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सर्कुलर मोशन को डिफाइन करती है उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। तो सर इसके पास कोई एंगुलर वेलोसिटी है क्या? बिल्कुल होगी सर, क्योंकि सर्कुलर मोशन अगर परफॉर्म कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी जरूर होगी, जो कि 2π/T के बराबर होती है। क्योंकि आप अगर ये सर्किल परफॉर्म कर रहा है तो एक टाइम बाद ये अपने आप में वापस पहुंच रहा होगा उसी जगह पे, जैसे अर्थ पहुंचती है 365 दिन में वापस सन के चारों ओर घूम के। तो टी कुछ होगा, और जब टी कुछ होगा 2π/T कुछ ना कुछ आएगा, उसी की एंगुलर वेलोसिटी करें, यानी एंगुलर वेलोसिटी इसके पास है। अगर हम एंगुलर वेलोसिटी को इन जनरल बोलना चाहें, ये तो हो गई ठीक है, इन जनरल अगर उसने एंगल थीटा भी लगाया है और टाइम टी उसने कर लिया है तो ओमेगा बराबर θ/T हो जाना चाहिए ये इस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के लिए। तो उस हिसाब से शायद अगर आप एग्री कर पाओगे तो θ = ωt हो जाएगा। ज्यादा टेंशन मत लो, अभी चीजों को समझने में फोकस करो, मैंने समझाया कुछ भी नहीं अभी, अब समझते हैं। बात ये होगी हमें सर्कुलर मोशन को नहीं पढ़ना, हमें एक दूसरे तरह के मोशन को पढ़ना है। किसको सर? अब आप ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। इधर देखो, ये पार्टिकल जब P यहां पर है, सिर्फ इतना देखो कि ये जो चीज है जिसको मैं फिलहाल के लिए आपके लिए वाई एक्सिस कह देता हूं, इस चीज को वाई एक्सिस जो वर्टिकल एक्सिस है, इसको थोड़ी देर के लिए मिरर टाइप का मान लो। क्या मान लो सर? मिरर मान लो। मिरर मतलब समझते हो शीशा जिसमें अपनी शक्ल देखते हो, प्यारी वाली, ठीक है? कौन सी वाली? प्यारी वाली। तो कहने का मतलब यह है कि सर जब ये पॉइंट P यहां पर था रेड वाला, तो क्या आप नहीं मानते कि इसकी प्रोजेक्शन यहां पर पड़ी शीशे में? जब ये पॉइंट Q यहां पहुंचा, क्या प्रोजेक्शन यहां पड़नी चाहिए? जब ये पॉइंट, अब आप समझ रहे होंगे, शायद आप मेरी बातों को समझेंगे, आप एक एक करके क्लियर करते हुए चलते हैं। जब ये पॉइंट यहां पहुंचेगा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ध्यान रखिए, तो उस समय यहां पहुंचेगा तो प्रोजेक्शन कहीं, आप मुझे अभी डिस्कस करेंगे कहां कहां बनेगा, ठीक है? अभी डिस्कस करते हैं, मिलके करते हैं सब कुछ, ये समझ लो, बस खत्म। देखो क्या माय डियर आप समझ पा रहे हो कि जब पार्टिकल यहां पे इसका डिस्प्ले मिरर इमेज है,
जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा तो खुद मिरर में ही खड़ा है तो मिरर में इमेज बन गया। जब यहाँ है तो क्या आप नहीं मानते कि यहाँ इमेज बनना चाहिए? जब पार्टिकल यहाँ कहीं पहुंचा क्या आप मानते हो इमेज यहाँ बनना चाहिए? जब पार्टिकल यहाँ पहुंचा कहीं यहाँ इमेज बनना चाहिए, यहाँ पहुंचा यहाँ कहीं बनना चाहिए, यहाँ पहुंचा यहाँ कहीं बनना चाहिए, यहाँ पहुंचा यहाँ कहीं बनना चाहिए। क्या आप समझ पा रहे हो? एक छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात, कि जब जब पार्टिकल सर्किल में परफॉर्म कर रहा है उसकी इमेज एक लाइन में मूव कर रही है। क्या आप समझ पा रहे हो? इसको और डिटेल में थोड़ा समझते हैं। पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट पे चर्चा करते हैं। जब पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा पार्टिकल इस पी पॉइंट से मान लेते हैं किसी पॉइंट आर तक पहुंचा, तो क्या आप मानते हो कि आपका ये रेड पॉइंट ओ से आर तक पहुंचा? दोबारा, क्या सर आप मानते हो कि जब आपका पॉइंट आर से मूव करता सर्किल में पॉइंट एस तक पहुंचा, तो क्या आप मान पा रहे हो कि आपका वही रेड वाला पॉइंट आर से पॉइंट ओ पे पहुंचा? मैं कुल मिलाकर के इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि यह सिलसिला है सर्किल के लिए, और ये मैं वो जो लाइन टाइप की वर्टिकल एक्सिस है उसके लिए बात कर रहा हूं। जब आप पी से आर पर जा रहे हो तो लाइन में आप ओ से आर पर जा रहे हो। जब आप आर से एस पर जा रहे हो तो आप लाइन में आर से ओ पर जा रहे हो। जब आप सर्किल में एस से टी तक जा रहे हो तो आप यहां पर ओ से टी तक जा रहे हो। जब आप टी से पी तक जा रहे हो तब आप यहां पर टी से ओ तक जा रहे हो। क्या आप मेरी बात समझ पाए? बहुत नॉर्मल सी है, मैंने लिख के बता दी, देख देख के बताता समझ में प्रॉब्लम हो जाती, क्या पता मैं समझा ना पाता, इसलिए इजी हो गया, एकदम देख के समझ में आ रहा है। पूरी कहानी में हुआ क्या, ये पी से चलना चालू किया, पी पे पहुंच गया, पी से आर, आर से एस, एस से टी, टी से पी, इस तरीके से सर्कल परफॉर्म कर रहा है। इसने क्या किया, ओ से चलना चालू किया, ओ पे पहुंच गया। लेकिन चलने का तरीका क्या है, ओ आर ओ टी ओ, इधर देखो, ओ आर ओ टी ओ। अगर आप समझोगे बात को, ओ आर आर ओ टी टी ओ, अगर आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, मैंने क्या कहा। तो जब ये सर्किल परफॉर्म कर रहा है, ये वाला पार्टिकल किसी एक पॉइंट, फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। क्यों सर? क्योंकि ये ओ से जा रहा है, फ्रॉम ओ नाउ टू ओ, आर से ओ की तरफ आ रहा है, आर टू ओ, ओ से आर की तरफ, ओ से आर की तरफ, और आर से ओ की तरफ, ओ से टी की तरफ, और टी से ओ की तरफ। क्या ये एसएचएम नहीं है? एसएचएम है सर। अगर आपको ये फिजिकली इसका समझ में आया, मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया, बहुत अच्छा काम कर दिया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सर, शाबाश। एक काम हो चुका है, मैंने अब आपको हल्का समझा दिया कि एसएचएम की जब हम बात करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि स्टोरीज की लिंक करती है सर्किल से। ये बात बार बार नहीं पढ़ाई जाती, फिर जिसको अच्छा सेंस बना रहता है ना यहीं से, वही फिर गेम खेलता है मजेदार वाला। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाते समय मैं यही पढ़ाता हूँ दोबारा से, सेम चीज, समझिए। अब आ जाता है मैथ स्पेस की, क्योंकि मेन फंडा समझ में आ गया हमारे लिए। अभी इसको देखना हमारे लिए काम की चीज नहीं है, हमें इसको देखना काम की चीज है। इस मोशन को, सर्कुलर मोशन हम जानते हैं, हम इस तरह की लाइन में होने वाले मोशन को देखना चाह रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है लीनियर टाइप मोशन, इसे कहते हैं रेक्टिलीनियर मोशन, इसी को एसएचएम कहते हैं, रेक्टिलीनियर, क्योंकि लाइन में हो रहा है एक तरह से। अब एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या इसमें, ठीक है? आ जाओ, देखो अब इसके हल्के से मैथ्स पे आ जाते हैं, जो कि बहुत ईजी है, और मुझे लगता है कि अगर आप इसको कवर कर लोगे तो मजा आ जाएगा आपको। देखो देखो इधर वही सारा काम सर, ये यहां पे था, लेट से t इज इक्वल टू 0 पर यहां पे था, t इज इक्वल टू t सेकंड पे हमने ऑब्जर्वेशन देना चालू किया, हमें वो पार्टिकल यहां नजर आया सर्किल में पॉइंट P से पॉइंट Q पे चले गया, वो टी टाइम के अंदर। सवाल यह है कि हमें सर्किल को तो डिस्कस करना नहीं, हमें डिस्कस करना है वो लाइन पे कहां गया। तो सर लाइन में वो यहां कहीं पहुंच गया, क्योंकि Q के ठीक सामने आप यहां मान लो यहां कहीं पहुंच गया। यानी कि जब वो P से Q पे गया तो वो यहां से बेसिकली इस O पॉइंट से इस Q डैश पॉइंट तक गया है। अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। अच्छा सर ये सर्किल है, इसमें जो बात बहुत फिक्स है, जो आपके गिवन हो गया हमेशा, सर्किल का रेडियस, लेट से वो रेडियस ए है। क्या आप मानते हो ए गिवन होगा? कैपिटल ए गिवन होगा? ऑब्वियसली गिवन होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट चीज है, कांस्टेंट चीज हमेशा गिवन है। लेकिन ये जो चीज है, इसे क्या बोलूं सर, मैं इसे थोड़े के लिए वाई कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि सर मैंने इसे वाई एक्सिस कहा था, तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए मैंने इसे वाई कह दिया एक जनरल। क्या वाई कांस्टेंट है? नहीं सर, कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं कांस्टेंट? क्योंकि सर अगर क्यू पॉइंट घूमता हुआ मान लेते हैं आर पॉइंट पे पहुंच गया, तो इस आर के रिस्पेक्ट में इसकी प्रोजेक्शन कुछ और हो जाएगी, और उससे ओ का डिस्टेंस कुछ और हो जाएगा, यानी वाई कुछ और हो जाएगा, यानी कि वाई बदल रहा है। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब वाई सर एक वेरिएबल है, ये बहुत दिमाग में बात सेट है। ए क्या है सर? ए एक कांस्टेंट टर्म है। सर आपने कहा था कि एंगल थीटा हम किसे कह सकते हैं, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ था पॉइंट से आए, और इस थीटा को मैंने पीछे भी आपको दिखाया कि थीटा इज नथिंग बट ओमेगा टी है। ओमेगा गिवन है आपको, और टी गिवन होगा। हाँ टी सर वो चीजें आप किस टाइम पे देखना चाह रहे हो, जैसे मैं बताता हूँ। इस चीज को आराम से समझेंगे, कोई टेंशन, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही, आराम से करना है, ठीक है? देखो इधर, ये ए था, ये थीटा था, ये थीटा बराबर ही ओमेगा टी हो गया, अगर आप समझ रहे होंगे। अगर आप एक बात को गौर से ऑब्जर्व करें, क्या मैं पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये वही चीज है जो ओ क्यू डैश है।
क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये ट्राइंगल मुझे दिखाई दे रहा है, वो जो ट्राइंगल ऊपर पे बना हुआ, क्या मैं उस ट्राइंगल को नीचे पे बना सकता हूँ? आराम से समझना। मैं इसलिए वो बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ देखो मैं प्रीवियस ईयर कराना रखा, लेकिन कॉन्सेप्ट को कितनी तरीके से बता रहा हूँ। ये एक पढ़ने वाले बच्चे के हाथ अगर पहुंच गया ना भाई, फिर 180 में 180 किसी के नहीं छूटते हैं। ध्यान से समझना। थीटा बराबर ये ओमेगा टी, आप ओमेगा टी कह सकते हो इसे। ये जो चीज़ है ये वाई है जो कि वेरिएबल है, ये जो चीज़ है वो ए है जो कि कांस्टेंट है। क्या वाई ए के बीच में कोई रिलेशन है? सर साइन थीटा का रिलेशन लग रहा है। साइन थीटा बराबर होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मेरे वो लेक्चर जरूर देख लेना जहाँ पे मैंने मैथमेटिक्स के बेसिक्स आपको डिस्कस किए हैं। सिर्फ 2-3 लेक्चर आपको देखने होते हैं, मैथ्स कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी फिजिक्स पढ़ते समय। 5y बराबर ए साइन ओमेगा टी। क्या आप समझ पा रहे हो? ये एक चीज़ आई, आपने शायद कभी ना कभी सुनी होगी ऐसे जब पढ़ रहे हो तो। यहाँ से आती है ये अल्टरनेटिंग करंट पढ़ते समय, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वो भी यहीं से आती है। कुल मिला के हमें समझ में आया फिलहाल। इसमें ए क्या है? कांस्टेंट है। मुझे बताओ वाई किस पर डिपेंड कर रहा है? आप बोल रहे थे सर वाई वेरिएबल है, ए तो सर कांस्टेंट है, किस पर डिपेंड कर रहा है? ओमेगा कांस्टेंट है सर, ओमेगा कांस्टेंट है क्योंकि सर्कुलर मोशन टाइप का होगा और ओमेगा एक बारी में निकाल दोगे आप 2 पाई बाई कैपिटल टी फिक्स हो जाएगा। तो टी सिर्फ एक वेरिएबल है। इस टी वेरिएबल की का मतलब क्या? ये बोला सर बहुत इजी बात है, आप मुझे टाइम देते रहो, मैं आपको डिस्प्लेसमेंट बताता रहूंगा। आप मुझे पूछो कि टी इज इक्वल टू 0 पे कहां है, मैं बोलूंगा यहाँ है। आप बोलो टी इज इक्वल टू 1 पे कहां है, मैं बोलूंगा यहाँ है। टी इज इक्वल टू 2 पे कहां है, मैं बताऊंगा पोजीशन। यानी अपने लिए बहुत इजी हो गई चीजें, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा और हमें पता चल जाएगी अंदर वाले की पोजीशन की वो ओ पॉइंट से कितना दूर या कितना पास है, सिर्फ टी की वैल्यू डालने मात्र से। टी हमारे लिए इनपुट हो गया भाई, हमें आउटपुट मिलता रहेगा। मजे आ गए भाई, हमारे मजे ही मजे। कुल मिला के T1 डाल दो निकल जाएगा भाई, 2 डाल दो निकल जाएगा। समझे बात को? आज समझे सर। इसी को कहते हैं हम एसएचएम की इक्वेशन फॉर एसएचएम, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है ये। अब इसी पे हमारा बहुत बेहतरीन डिस्कशन होने वाला है, क्वेश्चंस करते रहेंगे, नो वरी, आराम से करेंगे। इधर देखो, बस समझने की हो रही है। देखो सर, अब बात यह है कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी वगैरह वगैरह निकल गया। अब लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और आपको अगर एक बात इसमें समझाने की कोशिश करूं जिसमें मुझे नहीं लगता वो कंफ्यूज होना चाहिए, जरा समझो प्लीज बात को समझना। अगर एक बारी के लिए सोचो आप कि अगर ऐसा होता कि जो ये पार्ट जो मैंने ऊपर पे बनाया हुआ सर्किल है, एक बारी के लिए जस्ट सोचो, जस्ट थिंक ऑन इट, जो मैं बना रहा हूं। देखो अगर स्टार्टिंग में वो पॉइंट जिसको आपने यहां से ऑब्जर्व किया था यहां ना होकर यहां होता, मान लेते हैं टी इज इक्वल टू 0 की कंडीशन यहां होती। जरूरी है क्या सर्कल वहीं बैठा हो जहां आप बोल रहे पॉइंट को? वो सर्किल में कहीं और बैठा सकता है जनरली। तो वो जहां भी बैठा होगा वो एक कुछ ना कुछ एक एंगल बना रहा होगा। लेट्स से इस एंगल को फाई कह दिया। इसको कहते हैं लोग इनिशियल फेज। क्यों कहते होंगे? फेज मतलब है एंगल। इनिशियल क्यों कह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं कि जब हमने ऑब्जर्वेशन चालू किया तो ऑलरेडी पार्टिकल डिस्प्लेस्ड था अपनी पोजीशन से। ये तो हो गई। देखो इसको हम इस एसएचएम के टर्म्स में ये कह रहे हैं क्योंकि जब हमने पार्टिकल को देखना चालू किया, जब हमने देखना चालू किया स्प्रिंग वाले सिस्टम को, तो ऐसा नहीं कि वो मेन पोजीशन पे थी, ऑलरेडी वो कहीं डिस्प्लेस थी ऑलरेडी। तो हम कह देंगे कि एट टी इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ये जो भी वैल्यू निकलेगी इनिशियल फेज हो गया ना उसके करस्पॉन्डिंग वाई का, वाई नॉट टाइप का कुछ भी कह लो जो मन कर रहा। तो एक बात बता रहा हूं आपको, तो ऐसा रहा होगा। मान लिया ये जनरलाइज केस है जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूं, पर्टिकुलर केस पहले बता दिया क्योंकि वो कॉम्प्लिकेट ना करे, अब आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि अगले टी सेकंड में वो यहां कहीं पहुंच गया, टी सेकंड में यहां कहीं पहुंचा, मतलब सर यहां कहीं पहुंच गया। तो अब सही मायनों में जो उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ है उसका वो ये वाला है, ये सही मायनों में थीटा, ये सही मायनों में वो ओमेगा टी है जो पिछली बार था। अगर आप सारा का सारा चक्करबाजी दोबारा चलाने लगो, इस बार आप फिर से ट्राइंगल बनाओ। मैं देखो समझा रहा हूं आपको क्योंकि ऑलरेडी पीछे बातें समझ चुका हूं, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा। ये ए तो ए है, ब्लू वाली लाइन, लेकिन ये जो चीज है ये वही वाई है जो आपको निकालना है अभी। ये वाई है जो आपको निकालना है टाइम टी इज इक्वल टू 0। लेकिन इस बार ये एंगल माय डियर ओमेगा टी प्लस फाई है। अगर आप समझो बात को, जहां पे फाई बोल रहा है मैं इनिशियल फेज हूं, अगर आप निकालोगे सेम चीज निकलेगी इस बार भी, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये निकला। और समझने वाली बात है कि ये y कौन है? ये y एट t इज इक्वल टू टी सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि इस पर्टिकुलर टाइम पर डिस्प्लेसमेंट, यानी इस चीज को दिखा रहा है। अगर आप समझो ये मोर जनरल केस है पिछली बार से। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, ये एंगल की वैल्यू, क्योंकि जैसे ही आप t 0 रखोगे आपको क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू ए साइन फाई। इसने आपको इवन ये बता दिया कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है, क्योंकि इस बारी में t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल 0 पोजीशन पे नहीं था माय डियर। आप ध्यान से समझो अगर आप बात को मेरी समझ पा रहे हो, t इज इक्वल टू 0 पर यहां कहीं था। उसने ये डिस्टेंस बता दिया कि भाई ये a sin ओमेगा फाई, a sin फाई है। आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो आराम से, क्योंकि आपको पता है इस ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग ये a है, ये यहां पर कहीं पे गिर रहा है, तो ये y निकालना है। तो खुद सोचो कितना होगा, क्या a sin फाई नहीं होगा? ये बेहतरीन चीज थी, वैसे ये आगे पे काम आती है इसलिए अभी डिस्कस कर दी मैंने सोचा। अदरवाइज जनरली हम इसको यूज कर रहे हैं,
ठीक है, ये मानकर चलेगा कि t इक्वल टू 0 पे y भी 0 है, तभी तो देखो वैल्यू पुट करके, ऐसा कैसे आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब सुनो आगे की कहानी। हमें समझ में आया कि y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी है। अब इस पर बहुत बेहतरीन डिस्कशन हमें करना है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं बोथ ऑफ दी साइड, ये छोटी मोटी चीज़ें होती है मैथ्स पढ़ते समय, ये टूल्स हमारे हाथ में जरूर होने चाहिए, अदरवाइज हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कोई भी आपको कितना, जैसे मैं ही हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक से बताऊँ, लेकिन कितना बेसिक में चले जाएगा इंसान, नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये अलग चीज़ होगी, इससे एसएचएम का लिंक ही नहीं है। ठीक है, देखो अब इधर डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों तरफ, वैसे आपको आता है, मैं तो खाली बोल रहा था, ऐसे डरा दिया आपको मैंने, लग रहा है ना। देखो ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव में ऐसे ही होता है, साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर चेन रूल लगता है, इसे याद मत करा करो, रटा मत करो इसे कि ऐसे हो जाएगा करके, इसे प्रॉपरली आपको चेन रूल लगाना आना चाहिए। साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी, लेकिन ओमेगा टी का दोबारा डेरिवेटिव होगा, उससे एक ओमेगा निकलेगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास वेलोसिटी निकल के आ रही है ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। प्रॉपरली माइंडेड, जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी है तो बहुत प्रॉब्लम है, अदरवाइज मजा आएगा। देखो ना वो लेक्चर आराम से, टाइम ही तो इन्वेस्ट करना है, और क्या करना है। देखो अच्छा, अगेन इफ वी आर डूइंग डिफरेंशिएशन बोथ ऑफ द साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन व्हाट वी आर गेटिंग इज ओमेगा कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव कितना होगा सर, माइनस का साइन होता है, लेकिन ओमेगा टी का दोबारा डेरिवेटिव होगा अकॉर्डिंग टू द चेन रूल, एंड दैट विल गिव यू व्हाट, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, हेलो, एंड दैट इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी टाइप की कुछ चीजें यहाँ पे लिख दी मैंने, आप समझेंगे माय डियर, प्लीज ध्यान से। मैं ये डीवी बाई डी टी यहाँ पे लिख दो, डीवी बाई डी टी। अल्टीमेटली मैं जो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो आई है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। हमने देख लिया कि हमारा जो पार्टिकल है, ये समझो इसका मतलब क्या मैथमेटिकली, ये y कौन है, ये बता रहा है कि मीन पोजीशन से आपका पार्टिकल कितना डिस्प्लेस्ड है, आपको t वैल्यू डालते ही दिख जाएगा। एक बात, दूसरी बात सर आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, ध्यान यहीं से हो सके तो याद रखते हुए चलो। देखो अगर आप डेरिवेशन टाइप का कर रहे हो ना, मन ही मन में आपकी लाइन अपने आप कवर हो जाती है, आपको याद नहीं करना पड़ता। उसके बाद आपने एक्सेलरेशन निकाला, एंड दैट इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन को ए से लिख रहे हैं यहाँ पर, और कैपिटल ए मतलब, अच्छा मैंने बोला नहीं, ओ माय गॉड, अभी बताता हूँ मैं आपको, रुक जाऊँ, अभी मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ, मैंने कुछ चीज़ थोड़ा बहुत रह गई है डिस्कस करने के लिए, अभी करता हूँ एक एक करके, डोंट वरी, ठीक है। हाँ, माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई, क्यों सर, क्योंकि आप गौर करो ये ए साइन ओमेगा टी और कुछ नहीं है, वाई ही है, और ये बहुत बेहतरीन कंडीशन होती है एसएचएम की, ये कंडीशन है एसएचएम की, क्या अगर आपको कभी पता करना है कि कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसका वाई दिया रहेगा, आपको फटाफट से उसका एक्सेलरेशन निकालना है। अगर एक्सेलरेशन डायरेक्ट प्रपोर्शन में आया वाई के, नेगेटिव वाई के, तो समझ जाना कि हाँ ये एसएचएम कर रहा है। ये वैसी वाली बात है जो पीछे में बता रहा था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रीस्टोरिंग फोर्स टाइप, डिस्प्लेसमेंट वाली बात। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो ऑटोमेटिकली ए भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो जाएगा, क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम ए। तो कुल मिला के वैसी बात, इसका मतलब कहीं ना कहीं जहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स है वहाँ एसएचएम है, ये कहना चाह रहा है। फिलहाल अब एक एक करके डिस्कशन करते हैं। माय डियर इधर देखो, अब एसएचएम की टर्म्स में ना ये ए का मतलब क्या है, ये ए था क्या, आप देखो अगर आप ए को ऑब्जर्व करो, ए सर्किल के हिसाब से तो सर्कुलर मोशन में रेडियस है सर्किल का, लेकिन हम सर्कुलर मोशन पढ़ नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन जो बीच में लाइन के साथ हो रहा है, ये रेड कलर का पॉइंट जो मूव कर रहा है, इस रेड कलर के पॉइंट के लिए ये ए कुछ स्पेसिफिक है क्या, बिल्कुल है सर, क्योंकि रेड कलर के पॉइंट के लिए ए एक सीमा है जिससे ऊपर वो नहीं जा सकता, ये, या जिससे नीचे वो नहीं जा सकता। कुल मिलाकर के ए एक उसके लिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यानी ये पॉइंट ओ मूव करता करता मैक्सिमम ए या फिर नीचे मैक्सिमम ए तक जा सकता है, यानी ए इज नथिंग मोर देन अ डिस्प्लेसमेंट, बट इट इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। हेलो, दिस इज व्हाट माय डियर, अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। कौन, ये कैपिटल है, इसे हम एक नाम देते हैं स्पेशल, वो कहते हैं इसे एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं माय डियर, एम्पलीट्यूड। हम इसे एक नाम देते हैं एम्पलीट्यूड, लिख देना वहां पे। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टी क्या है, कोई भी टाइम इंस्टेंट जहां पे आपका मन है वाई निकालने का निकाल लो। अब हमें समझ में आया, कुछ तो समझ में आया सर, थोड़ा बहुत तो समझ में आया कुछ ना कुछ, लेकिन अभी ये बहुत नहीं है, अभी हमें मजेदार चीजें समझनी है। जब तक केस के अंदर घुस के केस लगा के नहीं देखोगे ना, चीजें जब तक आपको ऑब्वियस नहीं लगेंगी, आप बोलोगे सर ये तो ऑब्वियस है, बस वही ऑब्वियस ढूंढना होता है हमें मैथ फिजिक्स में। देखो ऐसा नहीं कि हम फॉर्मूले याद करके चले, कुछ नहीं होगा यार, फॉर्मूले से कुछ भी नहीं होगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा ही नहीं आपके लिए, आप फॉर्मूले वाले आने वाला टाइम, अब चीजें तो हो ही गई, आने वाले टाइम ऐसा होगा, नीट की एग्जाम के ले लो भाई बुक लेके चल जाओ, ऐसा होगा आने वाले टाइम में भी, इसमें भी होगा, होता ही है, काफी एग्जाम में ऑलरेडी पहले से होता रहता था, अब धीरे धीरे चीजें आ रही हैं। तो कहने का मतलब है एप्लीकेशन बेस्ड जो चीजें हैं, क्या कर लोगे फॉर्मूले का, जो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है आपको, तो समझ रहे हो बात को। अब देखो कुछ नहीं है, ईजी है चीजें। अब इधर आ जाओ दोबारा से, सर y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, आप कह रहे थे कि ऐसा कुछ होगा, बिल्कुल मैं ये कह रहा था। सर आपने ये भी कहा कि v बराबर आपके अकॉर्डिंग ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी निकला, बिल्कुल सर।
अब समझना प्लीज, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैं बहुत शिद्दत के साथ आपको पढ़ा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। y अपॉन ए बराबर साइन ओमेगा टी है। कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि सर ये कैसे वो कैसे, आप ये देखो कि गलत कर रहा हूं क्या, मैं नहीं कर रहा। फिर समझो बात को, करने वाला कर क्या रहा आखिर। देखो v बराबर ए ओमेगा कॉस थीटा क्या होता है सर, आप जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये बहुत बेसिक है, तभी मैं कह रहा हूं बेसिक्स मैथमेटिक्स जो मैंने पढ़ा रखी है वो जरूर देख लेना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से आया ये चीज। सर v इज इक्वल टू ए ओमेगा 1 माइनस, सर दिस इज व्हाट, साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, यही है ना ये। तो ऊपर से आपके साइन ओमेगा टी की वैल्यू रख सकते हो क्या सर? सर वो आप ये तो नहीं कहना चाह रहे y बाई ए रख दूं? हाँ सर यही कहना चाह रहा मैं। अब एक बात देखना प्लीज, मैं आपको जबरदस्ती लाइनें स्ट्रेच कर करके लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, बहुत एक लाइन का आंसर है। स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर बचा, क्या वो सिर्फ ए हो जाएगा? क्या सिर्फ ए से कट जाएगा? क्या सर हमारे पास v निकल के आएगा ओमेगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या निकला सर? बिल्कुल निकला। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप बोलोगे सर ये है कि ये है सही चीज, दोनों चीजें सही है, फर्क इतना है कि आप किसके रेफरेंस में देखना चाह रहे हो। श्री राम कौन थे, राजा दशरथ के बेटे या फिर लव कुश के पिता थे? तो एक ही ना। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि चीज एक ही है, उसको देखने के अलग अलग नजरिए से हम देख रहे हैं, अलग अलग उसके लिए हम दृष्टिकोण पैदा कर रहे हैं। बस यही है कि पहले वाले केस में वेलोसिटी बताई जा रही है टाइम के रेफरेंस में। जैसे मैंने पूछा कि सर एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या चल रही है पार्टिकल की, आप बता दोगे यहाँ टी रख के। लेकिन मैं पूछूंगा सर एट 2 सेंटीमीटर पे अभी क्या पार्टिकल, समझो इधर, इधर समझो, देखिएगा इधर, मैं यहीं पे बना दूं क्या? एक मिनट, अब मैं थोड़ा सा जगह ले लेता हूँ अपने लिए, मैं एक्चुअली पीछे पे समझाता हूँ। इधर देखो प्लीज, समझना मेरी बात को, या क्वेश्चन से ही समझते हैं। यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है, देखना जरा। अब माय डियर मेरी बात को ना समझेंगे, ठीक। ये मान लेते हैं किसी एक पार्टिकल की मीन पोजीशन है। अब मेरी बात समझना, अब हमारे लिए, अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपनी चीज को। कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, ये यहां पर इसकी मीन पोजीशन है, जरा समझो बात को प्लीज, बहुत ईजी बात है। मीन पोजीशन, ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है, लेट से पॉइंट पी कह दो, और ये इसका दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट लेट से पी। तो पी और पी डैश के बीच में बेसिकली पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, दोलन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो यहां से लेके यहां तक वो मैक्सिमम, अगर मैं इसे एक्स एक्सिस मान लूं तो ये a,0 खिलाया जा सकता है, ये 0 0 हो सकता है अगर ये एक्स एक्सिस की तरह ट्रीट कर रहा है। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट -a,0 होंगे, तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ये यहां से a और वहां से a डिस्टेंस पर मौजूद है। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल से समझ पा रहे हैं आपकी बातों को। अब मैं आपसे कहता हूं कि कोई मेरा एक पार्टिकल चलना चालू करता है, ऐसे ये पार्टिकल चल रहा है, ये चलते चलते मान लेते हैं यहां कहीं पर पहुंचा हुआ है। अब मेरे पास पूछने के दो तरीके हैं, जब ये इधर इधर मूव कर रहा है, मैं दो तरीके से आपसे पूछ सकता हूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट यानी कि इसका ये y कितना है, y मतलब मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस्ड है। दो तरीके से पूछ सकता हूं। मैं पूछ सकता हूं कि सर t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे उसके हालात क्या है। आप फटाफट से t इज इक्वल टू 2 सेकंड रखोगे, आपको मिल जाएगा उसकी पोजीशन वगैरह जो पता करनी है, वेलोसिटी वगैरह। अगर फॉर एग्जांपल मैं पता करना चाह रहा हूं वेलोसिटी, जैसे एक बारी के लिए इसी एग्जांपल यहां तो मैं दिख रहा हूं ना आपको, ठीक है। जैसे v इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला मेरे पास निकल के आया a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ध्यान से समझे, और एक फॉर्मूला मेरे पास निकल के आया v इज इक्वल टू, पीछे पे जो मैंने आपको बताया, ओमेगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब खुद समझो, एक केस में आपके पास t रखने पर वेलोसिटी मिल जाएगी। आप t, कोई पूछेगा 1 सेकंड पे वेलोसिटी क्या, आप 1 रखोगे मिल जाएगा, क्योंकि a ओमेगा बाकी सब कांस्टेंट है। कोई पूछ सकता है a इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पे वेलोसिटी कितनी है, तो आप यहाँ पे y1 रखोगे तो मिल जाएगा। बस देखने के रेफरेंस अलग अलग है, धीरे धीरे हम बहुत अच्छे तरीके से और चीजों को समझते हुए चलेंगे। मैं एक समझ विकसित कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है, और आराम से बहुत मजे की चीजें आएंगी हमें समझ में। रेफरेंस जहां जो पड़ेगा वहां उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग काम कर लेते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बने। केस लगा दो, इफ, देखो हम दोनों में गेम खेल सकते हैं। एक मिनट, मैं आपके लिए ना यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, समझना जरा, टाइम ले रहे हैं, अच्छे से ले रहे हैं, ठीक है। मुझे ना एक ही प्रॉब्लम रहती है, पता है आपको पढ़ाते समय, टाइम की, लेकिन ले दे के लास्ट में मैं यही निष्कर्ष में निकलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, समझाओ, आराम से समझाओ, ठीक है, आराम से, टाइम टू लगा रहेगा। इतने मैच्योर्ड बच्चे हैं कि समझ आता है उन्हें कि यार टाइम इंपॉर्टेंट लगाना, वो लगेगा ही, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। यहाँ पे मैंने जो सब्सटीट्यूट किया प्लीज़ उस चीज़ को आप लिख देना। यहाँ पे मैंने साइन ओमेगा टी बराबर y बाई ए को नीचे पे डाला था, ठीक है, इसको यहाँ कहीं पे डाला था मैंने, देख लेना। कुल मिला करके जब मैं केसेस लगा रहा हूँ तो मैं इस फॉर्मूले पे पकड़ रहा हूँ केस लगा के। पहले देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला सर इफ t इज इक्वल टू 0, कुछ टेबल बना देता हूँ, ये टेबल t की हो जाएगी और ये टेबल वेलोसिटी की हो जाएगी। ये t इज इक्वल टू 0, t/4, लेट से t/2 एंड 3t/4 एंड t/4।
और मुझे वेलोसिटीज़ निकालनी है इधर पे, ठीक है। दिख रहा है सब कुछ क्या, इधर को चले जाऊँ, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ इंट्रोड्यूस हो गई है, मैंने कॉन्सेप्ट पे ही पूरा टाइम दे दिया अभी, देखो आराम से देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब होगा आराम से। इधर समझो, जो वो मैंने आपको पेंडुलम वाला केस बताया था ना, देखो उससे भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, उससे भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो, अब आपको पेंडुलम वाले केस में समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ और नहीं मीन पोजीशंस है, ए और ए डैश, कुछ भी कहना चाहो आप इन्हें, आप ए से कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि मैंने ए को एम्पलीट्यूड का है, इसलिए आप ए ना कह के मैं इसे पी और पी पी डैश ऐसा कुछ कह लेता हूँ, तो पी पी डैश टाइप का कुछ हो गया, ये इसकी मीन पोजीशन हो गई। आप जानते हैं कि जब भी आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ा कहीं, तो ये यहाँ पर आता है, फिर ये यहाँ से यहाँ जाता है, फिर ये वापस लौटता है, फिर ये यहाँ पहुँचता है, फिर ये वापस लौटता है, ये सिलसिला चलता रहता है। सर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये जब यहाँ से, जब मैंने इसे छोड़ा ये यहाँ गया, फिर ये नीचे क्यों लौटा होगा, सोच पा रहे हो आप? मैं बताता हूँ, ये इसलिए नीचे लौटा होगा क्योंकि इसके पास यहाँ वेलोसिटी नहीं बची होगी आगे जाने के लिए, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो होगी तो नीचे आ गई। जैसे आप इस पेन को फेंकते हो, ऊपर फेंका और नीचे गिर गया, ये ऊपर से नीचे क्यों गिर गया वापस, ये ऊपर ही क्यों गया? पहली बात, ऊपर इसलिए गया क्योंकि मैंने इसे वेलोसिटी दी थी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, मैंने इसे वेलोसिटी दी इसलिए ऊपर गया। तो सर नीचे क्यों आ गया? क्योंकि सर ऊपर जाते जाते इस पर एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, इसको कोई नीचे खींच रहा है, इस पर एक एक्सेलरेशन लग रहा है, इस पर एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ग्रेविटी नाम का। वो ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी को लगातार कम कर रही है, क्योंकि जहां फोर्स होता है वहां एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी का चेंज, और क्योंकि फोर्स ऑपोजिट है इसलिए वेलोसिटी का चेंज ऑपोजिट होगा, यानी नेगेटिव होगा, जिसके कारण मैंने इसे 5 मीटर से फेंका था, भले ही सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड से, लेकिन ऊपर जाते जाते इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लग गई, और एक ऐसा इंस्टेंट आया कि इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। जिस समय इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, अब ये ऊपर नहीं जा सकता, तो फिर नीचे से आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी काम कर रही है, वो लगातार लगा रही है फोर्स। वो बोलेगी अभी तक तो मैंने तुम्हारी वेलोसिटी को कम करने का काम किया था, अब तुम्हें खींचने का काम करोगी, अभी नीचे गिरेगा। बस वैसा ही सिलसिला यहां पर हो रहा है, क्योंकि ये भी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, और समझाने के लिए बेस्ट एग्जांपल है। जब ये यहां कहीं पहुंचा, ये जब यहां कहीं पहुंचा, ये यहां रुक क्यों गया? क्योंकि सर वेलोसिटी खत्म हो गई, वेलोसिटी खत्म हो गई, अब ये नीचे गिर रहा है। जब ये नीचे गिर रहा है तो क्या ये वेलोसिटी गेन कर रहा है? बिल्कुल सर, क्योंकि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ गया है। अभी धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, यहां पहुंचा। अब ये इस पॉइंट पर अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी को ले रहा है। मैं सारी चीजें मैथमेटिकली प्रूव करूंगा, डोंट वरी, पहले एक बार देख लो यहां से। फिर ये यहां जब पहुंचता है, उसके बाद ये इस पोजीशन को ओवरशूट कर जाता है। क्यों सर? क्यों रुक क्यों नहीं गया यहां पर आकर? क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है सर, वेलोसिटी है तो मूव करेगा, रुकने का सवाल ही नहीं होता, इसलिए फिर मूव करेगा। लेकिन अब ये जैसे ही यहां से आगे बढ़ना चालू किया, फिर से ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ गया, नेगेटिव इन्फ्लुएंस में। अब ग्रेविटी से फिर से खींचना चालू करेगी, लेकिन ये फिर भी, क्योंकि यहां इसके पास वेलोसिटी थी, उस वेलोसिटी का इस्तेमाल करते करते यहां मैक्सिमम तक पहुंचेगा, तब तक जब तक वेलोसिटी जीरो हो जाए। और फिर जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर ये यहां रुक जाएगा, और फिर ये वापस नीचे आएगा, वेलोसिटी गेन करेगा, फिर यहां पहुंचेगा, ओवरशूट करेगा, वगैरह वगैरह, उतरेगा। अगर मैं इन शॉर्ट में समझाऊं, आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पर वेलोसिटी ये जीरो रख रहा है। जब ये यहां कहीं पहुंच रहा है तो मेरा मानना है कि वेलोसिटी मैक्सिमम रख रहा है, मेरा मानना है ऐसा। क्यों? क्योंकि इसके बाद तो जब ये ऊपर जाना चालू करेगा, इसकी वेलोसिटी घटने लग जाएगी, और अभी तक बढ़ते बढ़ते इसने वेलोसिटी मैक्सिमम यहीं कहीं पे की होगी, और जब ये यहां कहीं पहुंच जाएगा, उसकी वेलोसिटी फिर से दोबारा जीरो हो जाएगी। शायद आप ये 3 पैरामीटर्स को समझ पाए होंगे जो मैंने यहां पे समझाए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं सिर्फ यहां पर आपको ऐसे समझा रहा हूं, मैथ से भी प्रूव कर सकते हैं इस बात को। देखो, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा वेलोसिटी बराबर ओमेगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपका निकला इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टाइम के रिस्पेक्ट में जो निकला वो भी समझा दूंगा, प्लीज डोंट वरी। अब इधर देखो, मैं बोल रहा हूं एट, देखो एक मिनट समझते हैं, वाई रख देते हैं यहां, वी रख देते हैं। वाई सबसे पहले जीरो, वाई उसके बाद ए, उसके बाद y, फिर 0, फिर उसके बाद माइनस a। ये हमारे पास सिलसिले हैं। कुल मिलाकर हमें समझ में आ रहा है कि हमने वेलोसिटी को देखना है जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो था, मीन पोजीशन पे जब वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। आप ऊपर नीचे कहीं मत देखो, सिर्फ फॉर्मूले पर रिलाई करो, क्योंकि फॉर्मूला हमने डिराइव किया है। अब आप फॉर्मूले पर अगर रिलाई करोगे तो आप पाओगे कि जब y 0 रखा जा रहा है तो उस समय a स्क्वायर माइनस 0 a स्क्वायर रूट से कट जाएगा, v बराबर ओमेगा a आ रहा है। क्या आप समझ पा रहे हो? ओमेगा a आ रहा है, देखा जाए तो प्लस माइनस का ओमेगा ए आ रहा है, क्योंकि रूट हटा था। फिलहाल चलो ओमेगा ए। दूसरा, जब वेलोसिटी ए हो जाती है, मतलब सॉरी, जब डिस्प्लेसमेंट ए है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ए का मतलब अपने मैक्सिमम स्ट्रेच हो चुका है पार्टिकल, मैंने मैक्सिमम डिस्प्लेस हो चुका है, क्योंकि वाई मैंने ए ले लिया डायरेक्ट एम्पलीट्यूड, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो, तो ओवरऑल जीरो, फिर से जीरो पे ओमेगा ए आएगा, फिर से माइनस ए करने पे, भले ही माइनस ए करा लेकिन ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो, ये जीरो हो जाएगा। अगर आप समझ पा रहे होंगे, इन्होंने हमें एक बहुत जबरदस्त बात कहा दी। इन्होंने बता दिया कि जब y 0 होता है, जो कि ये कंडीशन थी, इन्होंने बताया यहां पर वेलोसिटी जो आप बोल रहे थे सर कि मैक्सिमम होती है, इन्होंने कहा हाँ जी मैक्सिमम होती है वो, और वो होती कितनी है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। वो इन्होंने बताया कि मैक्सिमम होती है, उसकी वैल्यू इन्होंने दे दी ओमेगा ए है। फिर वो बता रहे हैं कि वेलोसिटी
जब आप y इक्वल टू ए पर जाओगे, क्योंकि ये पॉइंट कोई और नहीं माय डियर, y इक्वल टू ए का पॉइंट है क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और ये भी y इक्वल टू ए या दूसरे शब्दों में -a कहना ज्यादा बेटर रहेगा। इन दोनों ही सूरतों में ये कह रहा है कि वेलोसिटी हमारी जीरो रहती है, आपने देखा मिनिमम रहती है, नीचे भी निकल के आ रहा है और हमने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था एक तरह से, और कहा जाए तो ये मिनिमम वेलोसिटी है, ऐसा कहने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? कुल मिलाकर ऑब्जर्वेशन बहुत सिंपल है, इतना ही कहता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जब आप पहुंच जाते हो वेलोसिटी जीरो हो जाती है, मीन पोजीशन पे जब आप पहुंचते हो मैक्सिमम वेलोसिटी रहती है ऑब्जेक्ट के पास, आपकी एफसीएचएम परफॉर्म करते हुए ऑब्जेक्ट के पास। ठीक है, अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, कुछ तो समझ में आ रहा है सर। लेकिन मैंने ना फुल प्लान बना दिया, मेरा माइंडसेट अब ऐसा बन चुका है कि अब इसमें जो छोटी छोटी बातें और रह गई उन्हें भी क्लियर कर दूं मैं, क्योंकि लेक्चर फिर ऐतिहासिक हो जाएगा एसएचएम के लिए। मैं हमेशा रेफरेंस दूंगा इसका, क्योंकि ये जा रहा है उस डायरेक्शन में, क्योंकि चीज़ें काफ़ी सिस्टमैटिक हो रही हैं मुझे लग रहा है। अब देखो आगे की बातें सुनो, अगर सब कुछ चल रहा हो कैमरा वगैरह तो बात अलग है, वरना ये नहीं भी चलता है कभी भी। आगे बढ़े, समझना यार प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं आपको। अगर आप समझो ना बात को, ये यहां से जब इसका एक कंप्लीट टाइम पीरियड में देखना चाह रहा हूं किसे कहते हैं एसएचएम के लिए। अब समझो प्लीज। आपने पीछे सर्किल देखा था सर, सर्किल के केस में टाइम पीरियड किसे कहते हैं सर? जब भी ओ पॉइंट से निकलता जाता आता वापस ओ पॉइंट पे पहुंच जाता, हम कहते हैं टी टाइम लगा, कैपिटल टी, जिसे हम टाइम पीरियड कहते हैं सर्किल का, सर्कुलर मोशन का। सर हमें स्टडी करना है इस वाले मोशन को जो इस लाइन में हो रहा है। तो सर आप एक बार मुझे बताओ, जब उसने पहला क्वाड्रेंट अपना ओ से लेके पी पॉइंट, फिर क्यू पॉइंट, लेट से आर पॉइंट, और फिर ओ पॉइंट पे पहुंचेगा, तो उस समय सर आप मुझे इतना प्लीज बता दीजिए कि जब वो ओ से पी पर गया तो ये यहां से कहां गया? ये सर ओ से पी तक गया, ये यहां से यहां तक गया। जब वो पी से क्यू पर गया तो सर वो कहां गया? सर वो पी से ओ पर आया। सर जब वो क्यू से आर पर गया तो सर वो ओ से आर पर गया, और सर जब वो आर से ऊपर आया तो फिर वो भी आर से ऊपर आया। समझ रहे होंगे एसएचएम कौन सा है मेरा इसमें। कुल मिलाकर अगर मैं कहूं जो कंप्लीट टाइम पीरियड है सर्किल में, तो समझ में आता है कि 4 क्वाड्रेंट क्रॉस करके आया। क्या आपको एसएचएम में समझ में आता है? समझ में आता है सर मुझे समझ में आता है। अगर मैं इन पॉइंट को एक बारी के लिए ओपी, इसको आर ना कह के पीपी डैश कह लूं, क्योंकि समझ हमने इस तरह का एग्जांपल ले रखा है बगल में, पीपी डैश कह लूं, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो ओ से पी पर जा रहा है, फिर वो पी से ओ पर आ रहा है, फिर उसके बाद ओ से पी डैश पे जा रहा है, और फिर उसके बाद पी डैश से ऊपर आ रहा है? क्या मैं नहीं कह सकता कि ओ से पी, फिर पी से ओ, फिर ओ से पी डैश, और फिर पी डैश से ओ, ये कंप्लीट टाइम पीरियड है? क्या मुझे कहना चाहिए? अब मुझे समझ में आ गया टाइम पीरियड क्या है। फिर मुझे समझ में आ गया इस केस में, इसके केस में टाइम पीरियड क्या है। इसके केस में टाइम पीरियड ये है सर कि जब ये यहां से जाएगा यहाँ पी पे, फिर रिटर्न होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रिटर्न होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज कंप्लीट टाइम पीरियड। हेलो, मैं जब छोटा था बहुत कंफ्यूज होता था सच में, लिटरली मैं कई बार तो सोचता था कि कंप्लीट टाइम पीरियड यानी इस छोर से उस छोर तक। क्या है सोचो, क्या उस छोर से उस छोर तक को एक टाइम पीरियड कहते हो, या किसे कहते हो एक टाइम पीरियड? सोचो प्लीज। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया। तो मीन पोजीशन से चालू करना है और वापस उसे मीन पोजीशन पे पहुंचाना है दूसरी बारी में जब वो पहुंचेगा, क्योंकि पहली बारी में तो यहीं से पहुंच जाएगा, तो वो दूसरी बारी में पहुंचेगा तो हम उसे कहेंगे कि, समझे बात को? नहीं समझे? तो यही है, अगर यहां से चालू कर रहे हो ना, यहां से जाओ, फिर उसके बाद देखना अभी मैं बताता हूं आपको, समझाता हूं, रुक जाओ एक करके, शायद आपको ये समझ में आया होगा टाइम पीरियड। माय डियर, आप खुद सोचो, अगर एक कंप्लीट टाइम पीरियड को कैपिटल टी कह रहे हैं, तो ये 4 हिस्सों में टूटे हुए टाइम पीरियड क्या T/4 हो जानी चाहिए? क्या हो जानी चाहिए? तो सर कहने का मतलब ये है कि इस दौरान जो यहां से यहां जाने में टाइम लगा वो T/4 है, फिर यहां से यहां आने में भी टाइम T/4 लगा, फिर वहां से वहां जाने में भी T/4 लगा, फिर रिटर्न बैक करने में भी T/4 लगा, और इन T/4 को 4 बार जोड़ोगे तो कैपिटल टी आएगा। यही कंप्लीट टाइम पीरियड है। अगर आप मेरी बातों को समझे हो तो अब मैं आगे की बातें आपके साथ करूं, जो मैं करना चाह रहा हूं। करूं क्या? कर लेता हूं। आपको याद होगा मैंने यहां कुछ लिखा था, ये असल में कुछ नहीं है, ये T/4 है, ये कुछ नहीं है, ये 2T/4 है, ये 3T/4 है, और अगर आप गौर करें तो ये 4T/4 है। तो असल में उसी को मैंने 4 हिस्सों में ब्रेक कर दिया। अगर मैं आपको तकलीफ ना दूं, इसलिए मैं आपकी चीजें इजी कर दूं, तो मैं आपको समझाना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ टाइम। ये 0 टाइम है, ये T/4 टाइम है, ये उसके बाद 2T/4 टाइम है जिसे मैं T/2 बोलूंगा, ये 3T/4 टाइम है, और फिर ये 4T/4 टाइम जिसे हम कंप्लीट टाइम कहते हैं वो है। अब आपको शायद पोजीशन समझ में आ रही, कौन कहां पर है, किस टाइम में। आप इतना मत लोड लो, आप सिंपल काम करो। आप देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकला। देखो मैं यहां पे अलग से भी कर रहा हूं कुछ काम, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है,
लेकिन आपको समझ में आएगा, इसीलिए मैं चीज़ें आराम से कर रहा हूँ। ये नोट्स मैं आपको दे दूंगा बना के, जो अभी हाथों से आपके सामने हमने बन रहे हैं। डिस्क्रिप्शन वगैरह में विजिट कर लेना, टेलीग्राम व्हाट्सएप वगैरह ज्वाइन करके। देखो इस चीज़ पे ना ऑब्जर्व करेंगे, ए ओमेगा कॉस ओमेगा बराबर कुछ नहीं होता माय डियर, 2π/T होता है। अगर आप इन टर्म्स ऑफ क्या बात करना चाह रहे हो, बस ये। अगर आप चाहो तो यहाँ से अपनी काम कर सकते हो, क्योंकि अब आपको ना यहाँ पे जो कैलकुलेशन करना है मैं चाहूंगा वो मैं यहाँ पे कम करूँ, डायरेक्ट करें। जैसे ही आप यहाँ पे रखोगे, देखो ए ओमेगा था, रफ काम कर रहा हूँ, कॉस ओमेगा को आपने कहा 2π/T, ये तो ठीक है। अब आपके टीज बदलते रहेंगे, आंसर बदलता रहेगा। जैसे ही आप टी को यहाँ 0 डालोगे, सोचो ये पूरा 0 हो जाएगा, और cos 0 1 होता है, तो ए ओमेगा इंटू 1 ए ओमेगा होगा। यहाँ पे आंसर ए ओमेगा आ रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे t/4 डालोगे, एक बार के लिए सोचो, टी कट जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, π/2 आएगा, π/2 यानी cos 90 0, ओवरऑल 0। हेलो, अगर आपने यहाँ पे t/2 डाला तो टी कट गया, 2 2 कट गया, cos π -1 होता है माई डियर। बहुत बेसिक चीज है, -1 अपने मैथमेटिक्स के बेसिक में होता है। तो -1 होने से ही माइनस का ए ओमेगा हो जाएगा। जैसे ही 3t/4 डालोगे, यहाँ 3 डालोगे, यहाँ t डालोगे, यहाँ 4 डालोगे, तो 2 इसको 2 टाइम्स कट कर लेगा, t कट जाएगा, 3π/2 वही होता है जो कि 90 और 270 एक ही जैसी वैल्यू रखते हैं, यानी 0। अभी समझा दूंगा, चलो इस बात को, मुझे लग रहा है डाउट होगा इसमें। यहाँ पे फिर से टी रखूंगा, टी कट जाएंगे, cos 2π का आंसर 1 होता है, फिर ये ए ओमेगा आ जाएगा। अब मुझे लगता है यहाँ पे एक छोटा सा डाउट, क्योंकि इतनी बातें जब मैं खींच ही रहा हूँ, सारी बातें बता ही रहा हूँ, तो एक बात और बता दूँ फिर। ध्यान रखो, जब भी आप कभी मैथ्स पढ़ते हो, ध्यान रखना, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ये 360 डिग्री है। 9 का टेबल पढ़ लो बस। ये π/2 है, ये 2π/2 जिसे पाई कहते हो, ये 3π/2 और ये 4π/2 है। अब समझो बात को फटाफट से, जो वैल्यू जिसकी यहाँ पर होती है वही वैल्यू उसके सामने होती है, उसके ठीक बस ऑपोजिट साइन के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल cos 0 की 1 होती है, तो cos 180 की -1 होती है, बस वही यूज किया मैंने यहाँ कहीं पे, आप देख लेना, यहाँ कहीं पे वही यूज किया है। जो वैल्यू जिसके यहाँ होती है उसके सामने उसकी वैल्यू वही होगी, बस नेगेटिव। जैसे साइन π/2 की कितनी होती है 1, साइन 3π/2 की कितनी होगी -1। इसीलिए कहीं पे साइन 3π/2 यूज हुआ था, आप देखना cos 3π/2 यूज हुआ था, तो उसका आंसर मैंने 0 लिख दिया। क्यों? क्योंकि cos 90 की 0 होती है, तो उसके सामने वाले की भी 0 होगी, नेगेटिव का होगी, क्या फर्क पड़ता है। समझ लो, आपको समझ में आ गया। अगर आप ऑब्जर्व करो, जो आपने पीछे पढ़ा, क्या ये उससे टैली कर रही है वेलोसिटीज? क्योंकि मैं एक बार पीछे जो मैंने पढ़ा वो डायरेक्ट लिख देता हूँ बिना ऊपर देखे, मैंने ऊपर नहीं देख रहा, लेकिन मुझे इतना पता है सर यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। और सर अगर आप बुरा ना माने, मुझे याद है ए ओमेगा होती है, और ए ओमेगा कॉन्स्टेंट है, क्योंकि किसी एसएचएम के लिए आप मुझे बताओ, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम फिक्स रहेगा, ओमेगा फिक्स रहेगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो बदलती नहीं रहती है। यहां पर सर मैंने ऑब्जर्व किया था, पीछे वेलोसिटी 0 हुई थी, यहां पर ऑब्जर्व किया था वेलोसिटी 0 हुई थी। अब आप ऊपर से टैली करो, ये बोल रहे हैं एट t = 0 पर, क्योंकि ये जो इक्वेशन मेरी निकली है ये मानकर निकली थी, अगर आप पीछे देखो, कि t = 0 पर पार्टिकल की पोजीशन 0 है, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करो इस पर्टिकुलर चीज से, तो इसका मतलब t = 0 पे पार्टिकल की पोजीशन 0, यानी इस पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी ए ओमेगा है। सर जब आप t/4 टाइम पे चले गए तो ये कह रहे हैं वेलोसिटी 0, जब आप t/2 टाइम पे आए -a ओमेगा। अब आप समझ रहे होंगे a और ओमेगा और -a ओमेगा में फर्क क्या है, क्योंकि अगर ये इस तरह से एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो इस समय इसके पास वेलोसिटी अगर a ओमेगा मैक्सिमम, सही बात है। जब ये, लेकिन अब ये वहां से वापस लौट के जब आएगा तो इसके पास वेलोसिटी होगी तो मैक्सिमम, लेकिन डायरेक्शन उसका ये होगा, इसलिए अगर वो a ओमेगा था तो इसे -a ओमेगा बोल देना सही रहेगा। इसलिए दोनों वेलोसिटीज डायरेक्शन वाइज अलग अलग है। कितनी जबरदस्त है मैथ्स यार, और हम इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, तो सच में यार क्या हम जस्टिस नहीं कर रहे हैं ना भाई यार, जस्टिस नहीं कर रहे हैं सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, हम ऐसे पढ़ने की कोशिश क्या करो, यही तो टाइम लगता है हमारा इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने में। एक बार क्लियरिटी आ गई ना, फिर आपको कुछ नहीं रिवाइज करना बार बार चीज़ों को। एक बार क्लियरिटी आ गई, फिर क्वेश्चन करते रहो मजे से, आराम से, फिर दूसरे सब्जेक्ट पढ़ो, और फिजिक्स हो गई आपकी कवर, यही चीज़ है। इसलिए आराम से करो, ठीक है। एक दो बार लेक्चर को रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तभी तो लेक्चर्स की अच्छी बात है, वीडियो लेक्चर्स की, कि हम उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। क्लियरिटी आनी चाहिए। मैंने आपको हर तरीके से, मैंने आपको इसी बीच में, मैं सिर्फ वेलोसिटी नहीं समझाना चाह रहा, 2-3 चीज़ें और बताना चाह रहा था मैं, जैसे टाइम की कैसे कैसे तोड़ा हमने इस चीज़ को, वो समझाना चाह रहा था। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, आगे बढ़। देखो अब आते हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन। अगर आपने पीछे देखा हो, एक्सेलरेशन मेरा निकला था -ω²y। असल में ये निकला ये था -ω² a sin ω_t, क्योंकि आप जानते हैं कि a sin ω_t y था, इसीलिए डायरेक्टली ये निकला। और यहीं से मैंने कहा कि दिस इज व्हाट द कंडीशन फॉर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को बोलना चाहो तो इन टर्म्स ऑफ टाइम वो ये है, लेकिन ये ज्यादा फेमस है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब यहीं पर अगर आप केस लगा लो, y = 0 का मतलब क्या सर, मीन पोजीशन, यहीं पे लगा लो, हाथों हाथ लगे हाथ केस।
सर वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बोल दो एक साथ, एक्सट्रीम पोजिशन है, एक्सट्रीम समझ रहे होंगे आप, बिल्कुल एकदम कोने पे एक्सट्रीम पोजिशन से। आप देखकर सिर्फ बोलो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, सर यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 आ रहा है, सर यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, सर जो भी आ रहा है मैक्सिमम आ रहा है, क्योंकि वाई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ए या प्लस प्लस माइनस ए जो भी है, तो माइनस प्लस जो भी है, यहाँ पे आंसर ऐसा आएगा मैग्नीट्यूड वाइज ओमेगा स्क्वायर ए, यानी मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना हो सकता है ओमेगा स्क्वायर ए, क्योंकि एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है वाई पर और वाई मैक्सिमम ए ही हो सकता है। तो ये एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू है, डेफिनेटली एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, क्या हमने जो पीछे पढ़ा वो टैली हो पा रहा है इससे, देखते हैं सर। क्या आपको याद है कि आप भूल गए, क्या आप भूल तो नहीं गए कि कहाँ गया वो, एक मिनट, हाँ, तो मैं ही कहना चाह रहा था कहीं आप भूले तो नहीं इस बात को जो यहां पर दिख रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पेंडुलम घूम रहा है इस पे मैक्सिमम फोर्स कब पड़ रहा है, क्योंकि जिस फोर्स की हम चर्चा कर रहे हैं वो रिस्टोरिंग फोर्स है, जो खींच रहा है, जो मीन पोजीशन अपनी ओर खींच रही है। सर आपको मानना पड़ेगा कि वो मीन पोजीशन कोई और नहीं पी पॉइंट और पी डैश पॉइंट पे पड़ रही है, तभी तो उसकी वेलोसिटी वहां 0 हो जा रही है, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स का टाइम में हो, क्योंकि खींचते खींचते इतना हैवी हो गया हो कि उसने उसकी वेलोसिटी 0 कर दी है। क्या आप सरल शब्दों में बहुत, क्योंकि इन चीजों को बैठाओ दिमाग में नहीं, दिल पे बैठाओ ये चीजों को, तब होंगी, दिमाग में बैठाओगे भूल जाओगे, दिल पे बैठाओ करने का मतलब मैं ऑब्वियस हूं आपके लिए चीजें, क्योंकि खुद सोचो वेलोसिटी 0 हो रही है, इसका मतलब क्या कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन लग रहा होगा इस पे मीन पोजीशन की तरफ से, इसलिए जहां पर वेलोसिटी मिनिमम है वहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, और उल्टा जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम है मीन पोजीशन पे वहां पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जैसे अर्थ का सेंटर अपनी ओर खींचता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, अर्थ के सरफेस पे रखा होता है, तो सोचो कि कोई इतना दिलदार आदमी है कि वो जाके सेंटर पे ही बैठ गया अर्थ के, क्या अब भी खींचेगा उसे कोई? कोई नहीं खींचेगा, क्योंकि सेंटर, उसकी यात्रा खत्म हो चुकी है, सेंटर पे ही खींचने की कोशिश की जा रही थी उसे, लेकिन वो सेंटर पे ही जाके बैठ गया, अब कोई उसे नहीं खींच सकता। बस वैसा ही कुछ यहाँ पर है, यहाँ पर भी यही है, मीन पोजीशन उसे खींच रही है कि मेरी तरफ आओ, कोई मीन पोजीशन पे जाकर ही बैठ गया कर तो सर उस पर कोई खिंचाव नहीं लगेगा, उस पर कोई फोर्स नहीं आएगा, उस पर एक्सेलरेशन 0 होगा, वही बोला जा रहा है, पीछे बोला जा रहा है एक्सेलरेशन 0 हो गया मीन पोजीशन पे, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ही है कि मीन पोजीशन पे लाना है उसे, जो मीन पोजीशन पे ही आ गया उसे कहां लाओगे, बस बात इतनी सी है। तो आप समझ पा रहे होंगे, व्हेन, ये याद नहीं करवा रहा मैं याद नहीं करवा रहा कि व्हेन वी मैक्सिमम दिस इंप्लाइज ए मिनिमम, एंड व्हेन वी मिनिमम दिस इंप्लाइज ए मैक्सिमम, और वी मिनिमम है कहां पर, एक्सट्रीम पोजीशंस पर, तो वहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, तभी वो मिनिमम हुआ है। वी मैक्सिमम है कहां पर, मीन पोजीशन पर, तभी एक्सेलरेशन वहां पर 0 हुआ है, नहीं, एक्सेलरेशन 0 हुआ है इसलिए वी मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन यानी कोई खिंचाव नहीं है उस पर, इसलिए वेलोसिटी फुल फ्लेज में जा रही है। आप समझिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सा। बस अगर आप जो मैं जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ उसका 90% भी अगर आप सीधे सीधे समझ रहे हो, पहली बात तो जो यहाँ तक देख रहा है वो 100% उसे समझ में आ रहा है, मेरी मेंटेलिटी का बच्चा है, मतलब जो ऐसे पढ़ रहा है वो सच में वो बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि यार तरीका यही है पढ़ने का, मुझे भी देर से समझ में आया लेकिन यही है। ठीक है, ठीक है ना, कुल मिलाकर के बात यही है, ले दे करके। अभी हमने सर एक चीज़ और देख ली, हमने ये देख लिया कि एक्सेलरेशन का हिसाब किताब क्या है, मैंने आपको वेलोसिटी बता दी, मैंने आपको एक्सेलरेशन बता दिया, और मुझे लगता है कि मैंने आपको, देखो यार ये ना हमारे क्वेश्चन शुरू हो गए, मैं ना वैसे क्वेश्चन चालू भी कर लेता, लेकिन मैंने सोच के तो यही आया था लिटरली कि मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन मैंने जब आगे आगे बढ़ने लगा, जब मैंने स्टार्टिंग चीज़ों को डिस्कस करना चालू किया ना, तो मेरे मन में ख्याल आया, मैंने ऐसे कॉन्सेप्ट वीडियो रहने देते हैं, तो मैंने भले ही शुरुआत में ऐसा कुछ बोला होगा, खैर वो तो आपको बाहर पे मैंने थंबनेल में ऐसी कोई चीटिंग नहीं की होगी कि लिखा होगा इन द प्रीवियस ईयर, थंबनेल तो मैं सही बनाऊंगा, स्टार्टिंग में बनाने यही आया था कि मैं क्वेश्चन कराने आया हूँ, आप देख लो यार, देखो क्वेश्चन है सारे के सारे हैं, जैसे ना रैंडमली अगर आप उठाओगे ये सारे के सारे क्वेश्चन है, ये इस तरीके के क्वेश्चन है, मतलब इसमें जितने भी आपको दिखेंगे, लेकिन अभी मेरा प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई स्टूडेंट अगर यहाँ तक उसने कर लिया, क्योंकि एग्जॉस्ट ना हो जाए, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्वेश्चंस को अलग ले लेते हैं, पहले मैं 1 मिनट में सोच लेता हूँ कुछ रह तो नहीं रहा कि और कुछ एक्स्ट्रा बताने का क्या इससे रिलेटेड, और कुछ रह तो नहीं रहा है, लेकिन एक काम कर लेते हैं जाते जाते, बस हल्का सा इसको समराइज़ कर लेते हैं, वो भी मुझे लग नहीं रही ज़रूरत है वैसे, क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ लिया। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी हमारे पास आई है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और यहीं से हमारे पास निकल के आया है ओमेगा बाहर रहेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखने का मतलब नहीं है, क्योंकि ए स्क्वायर ही बड़ा रहेगा, और ऐसे करके हमारे पास एक्सेलरेशन निकला है ओमेगा स्क्वायर वाई विद नेगेटिव। कभी भी कोई पूछेगा एक्सेलरेशन निकालो एसएचएम है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको ये प्रूव कर देना होता है कि वो वाई के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नेगेटिव उसके साथ, ठीक है, और ये वेलोसिटी है,
कौन का मैक्सिमम कौन का मिनिमम। अगर आपको फंडे समझ में आ गए, अब जो रही सही कसरे हैं ना वो मैं अब आगे क्लियर करूंगा क्वेश्चंस में, जो एक्स्ट्रा चीज़ रह जाती है इनके अलावा जो बहुत काम की होती है, अब उनको क्वेश्चन से हिट करेंगे हम रिवर्स लर्निंग के द्वारा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा और अगर आपको लगता है कि जो मैंने अभी यहाँ पर किया, क्योंकि इन्हीं चीज़ को अगर आप एक बार रिवाइज कर लोगे, नोट्स टाइप के जो बने हुए हैं मैं आपको दूँ तो मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह में, टेलीग्राम वगैरह में, व्हाट्सएप वगैरह में, जहाँ पे मेरा ग्रुप है वहाँ पे इन चीज़ों को डालता रहता हूँ, वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। लेक्चर को लाइक जरूर करें, पहली बार अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि देखो यहाँ पर आप मेरी बातें समझा करो, मेरी या कोई भी एजुकेटर्स जो पढ़ा रहे होते हैं ये समझा करो कि यहाँ पर सामने ठीक 1:19 नहीं 1:24 हो रहा है सुबह का, मतलब AM। तो कुल मिला के ऐसे में बनाया जा रहा है, बढ़िया से म्यूज़िक वगैरह चल रहा है, लोग गाने शादी वगैरह चल रही है, कहीं ना कहीं कुछ तो है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें चल रही है। और उसके बाद मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मेरे सामने कोई स्टूडेंट नहीं है, अभी मेरे सामने सिर्फ एक कैमरा रहता है और ये रहता है लैपटॉप वगैरह रहता है। तो यार एकमात्र माध्यम यही रह जाता है बताने का, क्योंकि लिटरली आप यकीन मानो, आप में से कभी एक भी कमेंट जब मुझे मिलता है ना, मुझे मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा मन नहीं होता वीडियो बनाने का, लेकिन एक सिंगल कमेंट भी मुझे बहुत उत्साहित कर देता है। मुझे लगता है क्या, मैंने आज तक मैंने अगर 1800 वीडियो बनाया उसके पीछे का कारण यही है, सिर्फ एकमात्र कारण यही है कि आप लोगों ने मुझे बैठने नहीं दिया। ठीक है, उसी कारण ये वीडियोस बन पाए। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जरूर बताएं, तभी मुझे लग पाता है कि मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर पा रहा हूँ, तभी मुझे लग पाता है कि यार जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट, क्योंकि तरीका तो यही है, नो डाउट यार, तरीका यही है। इसका कोई मैंने 1 मिनट का टाइम इधर से उधर फालतू का बिल्कुल नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया मैंने, कुछ ना कोई गाना गाया, ना कुछ किया, ना कुछ किया। जो कुछ टाइम लगा वो लिटरली वो लगा है उस बच्चे को सोच के, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या कहता हूँ बच्चों को ना, मैं जब भी अपने स्टूडेंट को मैं कहता हूँ वो लेक्चर कर लो, मैं पूरे एनर्जी से बोलता हूँ कर लो, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैंने वो एनर्जी लगाई है वहाँ पर, जो आखिरी बच्चा देखेगा। क्योंकि मेरे पास जब कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, किसके आते हैं, उसी के तो आते हैं, उसको समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा तो क्या सब्सटीट्यूट बचेगा सर उसका, कि समझाना है आपको, समझाया कैसे जाएगा सर जब मैं पूरी एनर्जी डाल दूंगा अपनी, डाल दी मैंने। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, लेकिन इसके जो 60-70 क्वेश्चन है प्रीवियस वो मैं सब आपको यहाँ पर कराऊंगा, ताकि आपको एक एक समझ में आए बातें कि यार जो भी मैंने कहा था वो कैसे कैसे काम आता है। ठीक है, उन लेक्चर्स को जरूर देखना, बाकी चैप्टर्स के भी सबके वन शॉट्स वगैरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। नीट का पूरा पेपर 80% पेपर अगर आप ये करके जा रहे हो, 180 में से 150 क्वेश्चन कहीं नहीं जाते आपके, अगर आप ये क्वेश्चन करके जा रहे हो। उसके बाद अगर आप जो तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से पढ़ लो, 180 में से 180 कहीं नहीं आते। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही, मिलता है नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।